ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब एक तीसरी चीज और आ गई इसमें, ये ऊंचाई। ये ऊंचाई उसकी वजह से इस वस्तु ने एक आकृति ग्रहण कर ली, उसी आकृति का नाम क्या है? नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिद्धेश्वर में ग्रेट वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैथमेटिक्स की मैं क्लास ले रहा हूं। मेरा नाम राहुल शिवंती है और आपकी बहुत सारी क्लासेस मैं ले चुका हूं। और आपका जो टॉपिक चल रहा है वो क्या टॉपिक चल रहा है? मेंसुरेशन, यानी कि मैथ का एक टॉपिक चल रहा है। बड़ा प्यारा था, काफी शानदार टॉपिक है, क्षेत्रवृत्ति, जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने हमारी क्लास स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखी होगी, तो किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेंसुरेशन के चैप्टर में। और साथ ही मैं ग्रुप में भी क्लासेस आपको शेयर भी कर रहा हूं, तो आशा करता हूं आप सभी लोग क्लासेस भी देख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है मेंसुरेशन के चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ग्रुप में मेरे को उस क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिए, तो मैं उसको सॉल्व करके या अपने क्लासेस के माध्यम से अलग से वीडियो बना के मैं उसका सॉल्यूशन आपको क्या करा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, आज की जो क्लास है हमारी काफी प्यारी और शानदार की क्लास रहने वाली है। आज का जो मैं कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो कंसेप्ट है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3D के बारे में। अभी तक हमारी जितनी भी जर्नी रही थी वो 2D की जर्नी रही थी, जिसमें हमने 2D के कंसेप्ट सीखे थे। सर्कल कौन सा शेप होता है, 2D शेप होता है। आपका रेक्टेंगल कौन सा शेप होता है, यस आपका 2D होता है। आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, सेमी सर्कल, जी जितने भी आपने कंसेप्ट सीखे थे वो सारे के सारे, और जो आपने चतुर्भुज वगैरह सीखे थे, ये सारे के सारे कौन से कंसेप्ट थे? 2D। आज हम 3D कंसेप्ट सीखेंगे। और 3D में आपके लिए पहला कंसेप्ट मैं लेकर आया हूं, घन और घनाभ। और घन और घनाभ को इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, बस आप ध्यान से देखते रहना और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। एक एक चीज को प्यार से समझना, नोट्स बनाना। साथ ही आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस में लूंगा, इसकी मेरी हैंड राइटिंग में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, 8109471083 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, केवल आपको अपना नाम और नंबर मेरे को सेंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ग्रुप में ऐड होकर आप बेहतरीन तरीके से एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर सकते हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हो। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखा मिलेगा। और जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने अभी तक ली है, सारी क्लासेस की लिंक्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो हमारी क्लास है वो 9वें नंबर की क्लास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं। किस टॉपिक से संबंधित? मेंसुरेशन से संबंधित, यानी कि क्षेत्रवृत्ति से संबंधित। तो पहले उन क्लासेस को देख लेना। आज की जो जर्नी है वो बिल्कुल नई जर्नी है, हम 3D कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी दे हमारे चैनल बनाया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना, बिल्कुल दिल से। और मस्ती के साथ पढ़ाई करना। पढ़ाई जितना इंटरेस्ट के साथ आप करोगे, आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत सारी हो गई बात है, अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ 3D शेप्स, यानी कि जो आपकी 3D आकृतियां होती हैं उसके कंसेप्ट को आज समझेंगे। देखिए, ये आप इधर देखिए, ये मेरे पास एक बॉक्स है। क्या चीज है भाई? बॉक्स। इस बॉक्स को यदि आपको देखना है तो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये जो चीज दी है ना, ये इसको लंबाई बोलेंगे, इसकी क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे बेटा, ठीक है। ये जो चीज है इसकी ब्रेथ हो जाएगी इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगी? ब्रेथ, यानी कि ये चौड़ाई हो गई। तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब एक तीसरी चीज और आ गई इसमें, ये ऊंचाई। ये ऊंचाई उसकी वजह से इस वस्तु ने एक आकृति ग्रहण कर ली, उसी आकृति का नाम क्या है? 3D। और इसको सभी लोग पहचानते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। वो कैसी शेप होती है? लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, उसको बोलते हैं आयताकार शेप। कौन से बोलते हैं? आयताकार शेप, ठीक है। तो आप जो 3D के कॉम्बिनेशन जितने भी पढ़ोगे ना, वो आपके 2D कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होंगे। मतलब जो आपकी 3D आकृतियां बनेंगी ना, वो 2D के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनेंगे। तो इसलिए आपको 2D का नॉलेज होना अनिवार्य है, और वो नॉलेज मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में आपको दे चुका हूं। तो ये वाली जो शेप है वो कैसी शेप है? 3D शेप है। इसी तरह से आप एक शेप को और देखिए, ये एक बोतल है, यानी कि एक
सिलेंडर है, ये शेप कहती है सिलेंड्रिकल है। तो इसके पास भी जो आकृति वो कहती है आकृति है 3D। तो ये 3D आकृतियां होती है। तो इन्हीं 3D आकृतियों की कौन कौन सी कंसेप्ट है वो आपको मैं सिखाने वाला हूं। आज मैं 2 कंसेप्ट आपके सामने सिखाऊंगा आपको। पहला जो कंसेप्ट रहेगा काफी यूजफुल कंसेप्ट है। एक हम पढ़ेंगे घन और दूसरा हम पढ़ेंगे घनाभ। तो पहले घन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा। घन की बात करें यानी कि क्यूब की बात करें। किसकी बात करें? क्यूब। क्यूब क्या होता है उसको जरा ध्यान समझेंगे। आपने देखा होगा क्यूब बनाने के लिए वो क्या करना होता है, तो ध्यान समझिए। क्यूब जिस चीज का कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं 2D। क्यूब किसका कॉम्बिनेशन है? 2D का। कौन सी 2D की कौन सी शेप का कॉम्बिनेशन तो मैं आपको बता दूं। देखो विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान समझना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो मेंसुरेशन क्लियर है। समझे ना? कंसेप्ट क्लियर है तो मेंसुरेशन क्लियर है। तो 2D में अगर हमको घन बनाना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्क्वायर। ये वाली जो आकृति होती है स्क्वायर की होती है, यानी कि वर्ग की आकृति होती है। किसकी आकृति होती है बेटा? वर्ग की आकृति होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे। अब वर्ग में आपको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। अगर ये वर्ग की लंबाई a है तो उसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? a होगी। कितनी होगी बेटा? a होगी। तो ये a है तो ये भी a होगी, ये a है तो ये भी क्या होगी? a होगी। तो ये क्या होता है? हमारा वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। लेकिन केवल इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, इसलिए इस आकृति का एक प्लेन शीट है। एक प्लेन शीट है, एक तरह का कागज है। तो वो कौन सी आकृति होगी आपकी? 2D। और इसका शेप कैसा है? स्क्वायर है। स्क्वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर बोलते हैं। अब आपको पता होगा इस स्क्वायर के फीचर्स भी आपको याद दिलाते हैं। इसका आपने क्षेत्रफल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई आप करोगे, यानी कि भुजा गुणा भुजा करोगे, साइड इंटू साइड करोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो बेसिकली साइड का जो स्क्वायर होता है ना वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप 3D पढ़ोगे तो ये सब कंसेप्ट आपके लगने वाले हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। परिमाप मतलब इसकी बाउंड्री। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 और चारों भुजाएं बराबर है। तो आप क्या करोगे? a प्लस a। 4 बार a को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये उसकी क्या कहती है? कहलाती है पेरीमीटर, यानी कि परिमाप कहलाता है। ये क्या होता है? ये परिमाप होता है। ठीक है, ये परिमाप होता है आपका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो ये सब चीजें किसकी है? 2D की है। और 2D का एक शेप आपको बताया वर्ग। अब हम बात करते हैं घन की। घन का रिलेशन इससे है। किससे? वर्ग से। तो ध्यान समझना, मैं पहले घन बना लेता हूं यहां पर ताकि आपको एक एक चीज अच्छे समझ आए। तो घन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर बना लेते हैं यहां पर। ये हमने 2 स्क्वायर बना लिए इस तरह। ओके, अब इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब आप इसमें ये चीज देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसको मैं इस लाइन को ऐसे बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ये इधर कर रहा हूँ और ये इधर कर रहा हूँ। तो आप याद करिए, जब मैंने आपको पहली बार इस क्लास को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको डायमेंशन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? डायमेंशन के बारे में, ठीक है। ये एक डायरेक्शन होती है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। ये एक डायरेक्शन होती है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये दूसरी डायरेक्शन होती है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस बोलते हैं। अब जिसमें तीनों एक्सेस आ जाए, ये वाली डायरेक्शन भी आ जाए, ये वाली डायरेक्शन भी आ जाए, ये वाली डायरेक्शन भी आ जाए, तो इसको कवर करने वाली जो आकृति होगी वो हमेशा 3D होगी। तो ये कैसा शेप है? यस, 3D शेप है। ये कैसा शेप है? 3D। ये मैंने क्या बनाया है? हाँ, तो मैंने ये बना दिया घन। अब घन में क्या स्पेशलिटी है? इस घन को बनाने के लिए मुझे वर्ग का उपयोग करना पड़ता है। किसका उपयोग करना पड़ता है? वर्ग का। तो मैंने वर्ग, कितने वर्ग लिए? मैंने 6 वर्ग लिए। कितने वर्ग लिए? 6। तो 6 वर्ग मैंने लिए और एक वर्ग को मैंने ऐसे रखा, दूसरे वर्ग को ऐसे रखा, तीसरे को ऐसे रखा, चौथे को ऐसे रखा, एक वर्ग को नीचे रखा, एक वर्ग को ऊपर रखा। इन सबको टेप से चिपका दिया तो एक डब्बा बनेगा। डब्बा बनेगा ना, वो जो डब्बा है उसी का नाम क्या है? घन। तो कितने वर्ग का प्रयोग किया? 6 वर्ग का प्रयोग किया, तो आपको क्या मिल गया? घन मिल गया। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है आपको पता ही है कि वर्ग में, जैसे कि एक वर्ग आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ऐसे मैं इसको बनाता हूं, ध्यान देखना, ये आपको वर्ग दिख रहा होगा, देखा? ठीक। अब और एक वर्ग आपको ये दिख रहा होगा, देखा? डार्क कलर, समझ लो बात, ठीक है। अब इसकी यहां से ये लंबाई a हो गई,
और ये जो इसकी चौड़ाई है ये भी कितनी हो गई a, और ये जो उसकी ऊंचाई है ये भी कितनी हो गई a। अगर आप चाहो तो यहां पर ही बना सकते हो, यहां पर ही बना सकते हो, ठीक है। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन। ओके, तो ये क्या किसका चित्र बन गया? घन का चित्र बन गया। अब इस घन में, इस घन की आकृति 3D होगी। अब इस घन में हम कैलकुलेट क्या करेंगे? तो सुनिए, हम इसमें 3-4 चीजें कैलकुलेट किया करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको? वक्र पृष्ठ। ध्यान देता हूं, वक्र पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन से पृष्ठ का क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ किसको कहा जाता है? ध्यान से समझना इस बात को। देखो, अब मेरे पास यहाँ पर क्यूब नहीं है तो मैं इसी से समझाने का प्रयास करूंगा, या फिर चलो इसको ले लेते हैं। ये छोटा सा है, इसको देखिए, ठीक है। इसको मानिए क्यूब है, ये मान लीजिए। तो इसकी ये सामने वाली दीवार आपको दिख रही है? बोलो हाँ दिख रही है। ये वाली दिख रही है? नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, है तो ना, ठीक। पीछे वाली दिख रही है? नहीं दिख रही, पर भी है। ये वाली दिख रही? नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, सामने वाली दिख रही। तो इसके पीछे एक दीवार है, इधर के इसके पीछे एक दीवार है। तो ये जो चारों दीवार है ना, ये इसका कर्व सरफेस कहलाता है, यानी कि वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये वाला ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए, बाकी जितना सरफेस बचा वो सब क्या कहलाता है? कर्व सरफेस कहलाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अब इस वक्र पृष्ठ का हमको क्या बताना है? क्षेत्रफल। क्या बताना है? क्षेत्रफल। लेकिन बना किससे? ये नामाकुल बना तो ये स्क्वायर से है ना, तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा वो इस कर्व सरफेस का क्षेत्रफल होगा। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल अभी आपको बताया क्या होता है? ए स्क्वायर। लेकिन यहां पर कर्व सरफेस कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। एक भाग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनाना आया, तो ये हमने किसका क्षेत्रफल निकाला? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4a। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका, ये पहला कंडीशन। दूसरा हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको मैं मिटा देता हूं, इसको याद रखता हूं। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो अब देखिए, अभी आपने ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दिया था, अब उनको भी आप इन्वॉल्व कर लेंगे। तो एक पृष्ठ का ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, ऊपर नीचे 6 पृष्ठ है, एक भाग का ए स्क्वायर है, तो 6 भाग का कितना होगा? 6a स्क्वायर होगा ना। तो इसका कितना जाएगा? 6a स्क्वायर। उसमें कितने भाग थे? 4 थे, तो 4a स्क्वायर हो गया। तो सिंपल। तो अगर आप एग्जाम में फॉर्मूले भूल भी जाते हैं, तो अगर आप ये ध्यान से ये वीडियो का ये कंसेप्ट समझ लेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये 2 चीज हमको निकालनी है, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। डर इतना समझ में आ गया। अब 3D में एक चीज होती है जो हमेशा हम कैलकुलेट किया करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होता है? वॉल्यूम, यानी कि आयतन। क्योंकि अभी आपने जो 2D पढ़ा था उसमें क्या चीज आ रही थी? आपका क्षेत्रफल आ रहा था। क्या आ रहा था? क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल तो हमने आपको बता दिया। अब हम इसका निकालेंगे आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, घन का आयतन की मैं बात करूं, घन के आयतन की मैं बात करूं तो देखिए, आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? जिसमें लेंथ भी हो, जिसमें विड्थ भी हो। फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखो इसको देखो बेटा, इसको देखो आप, दिखता है? ये शेप दिखता है आपको? इसमें देखो, इसका नाम क्या रखा? लेंथ। इसका नाम क्या रखा? लेंथ। इसका नाम क्या रखा? ब्रेथ। इसका नाम क्या रखा? हाइट। इन तीनों को आप मिला दोगे ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप कोई सामान रख सकते हो, पानी भर के रख दो, तेल भर के रख दो, या कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि इसके पास क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां पर लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यू होगा। कितना होगा? ए क्यू। इतनी बात समझ में आई? आशा करता हूं आपको आ गई होगी। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम का
घन का आयतन निकाल लिया, वक्र पृष्ठ समझ गए, संपूर्ण पृष्ठ समझ गए। अब इसमें हमको एक चीज समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपसे पूछा जाएगा कि इस घन का विकर्ण निकालिए। क्या निकालिए भाई? विकर्ण। तो आप विकर्ण कैसे निकालोगे? तो समझो जरा, बात को ध्यान से समझना। यहां पर विकर्ण क्या होता है, आप अपने घर को देखिए, अब घर के इस कोने को देखो, आपको फिर से समझाते हैं, पहले मार्कर का प्रयोग कर लेते हैं। ये मार्कर मैंने लिया इस तरह से, आप इमेजिन करना, ध्यान से इमेजिन करना अच्छे से। ये इसकी लंबाई है बेटा, ये इसकी चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। यहां पर इसी लंबाई के बराबर एक लाइन ऐसे जाएगी, इसी ऊंचाई के बराबर एक लाइन ऐसे जाएगी, एक ऐसे ऐसे, सब मिला के डब्बा बन गया। डन। अब आप देखो, अब आप इस कोने से, ये वाली कोने से इस कोने तक एक लाइन को खींचिए ऐसे, ये वाली। तो ये जो लाइन खींचेगी ना, ये वाली जो लाइन खींचेगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इस घन का विकर्ण बोलेंगे। ये वाली जो लाइन जा रही है ना ऐसे, इस कोने से इस कोने तक, उसको क्या कहेंगे? घन का विकर्ण। तो देखो, मैं इसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, इस लाइन को, अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये मैंने ऐसे बनाई, ये लाइन, ये इस पॉइंट से इस कोने को टच करें, यानी कि इस छोर से इस छोर को जो टच करेगा तो इसको क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण। अब इसका हमको विकर्ण निकालना है। ओके, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण का अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा दूं तो वो ठीक है, लेकिन हम निकाल भी सकते हैं। चलो पहले विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहां लिखता हूं मैं इसकी विकर्ण का फॉर्मूला, घन का विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला होता है d बराबर √3a। अब ये आया कैसे उसको मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये आपका विकर्ण है, ठीक, तो ये गया। अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये इस तरह का बन रहा है कुछ से, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका विकर्ण है। ये आपका क्या है? विकर्ण है। क्या का विकर्ण? डी। और ये आपका स्क्वायर है। अब ये लाइन आपने ऐसे इस पर डाली है, ये वाली लाइन, ये वाली, ठीक है। अब आपको विकर्ण है और ये लाइन की हाइट a है। तो अब ये जो स्क्वायर है ना, ये दिख रहा होगा आपको, स्क्वायर दिख रहा होगा, इस स्क्वायर का मैं विकर्ण बना देता हूँ ऐसे। क्या बना देता हूँ? विकर्ण। उससे क्या होगा कि अब आप ये देखेंगे यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री। समझ आ आपको? ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर, यानी कि वर्ग। और इस वर्ग के पास क्या होता है? विकर्ण होता है। उसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इससे दिखा रहा हूँ विकर्ण। और आपको वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया भी था कि ये a है, ये है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमको ये पता है कि ये वैल्यू कितनी है? √2a है, और ये कितनी है? a है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है? यस, विकर्ण फाइंड आउट करना है। तो वही चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था यहाँ पर, कि ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। और अब आप इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? समकोण त्रिभुज दिखने वाला है। अब ये जो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ये हाइट a है, और ये जो है, ये वाले विकर्ण की बात कर रहे हैं, ये कितनी है? √2a, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का विकर्ण कितना होता है? इतना होता है। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है विकर्ण, फाइंड आउट करना है। वैसे तो आप रट भी सकते हैं उसको, लेकिन मैं आपको एक एक चीज सिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में आराम से कर पाए। तो देखो, विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो अब बोर्ड पूरा भर चुका है, तो देखते हैं यहाँ पर स्पेस बचा हुआ, यहाँ पर करने का प्रयास करूंगा। तो डी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? डी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस ये आधार का स्क्वायर। आधार का क्या? √2a, तो यानी कि √2a मैंने स्क्वायर किया। तो आप करके देखिए, a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो इम्प्लाई करके इससे स्क्वायर हटेगा, तो अंडर का कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर। तो अब हमारा आ गया √3a, राइट। तो ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया? तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दिया कि वर्ग क्या होता है, ये कैसे डिफाइन होता है, और हर एक चीज मैंने आपको इसके बारे में बताई। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि घन का आयतन क्या होता है? a3, कर्व सर्फेस का क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है, और टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए, अब हम इसके अगले कंसेप्ट की बात करेंगे। अब हम जानेंगे घनाभ क्या होता है। घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड, राइट। अब आपका घनाभ कैसे मिलकर, किस चीज से मिलकर बना होता है? तो आंसर ये भी 2D से मिलकर बना होता है।
अब 2D की कौन सी शेप होती है, तो देखिए ये जो शेप होती है ना वो आपकी होती है आयताकार। कैसी होती है? आयताकार। ठीक है, तो अगर आपको घनाभ समझना है तो आपको आयत आना चाहिए। अब आयत में आपको पता होता है कि इसकी ये लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न होती है, इसलिए तो ये आयत होता है। क्या होता है बेटा? आयत होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके विकर्ण की बात किया तो ये इसका विकर्ण होता है, अभी निकाल देता हूं। तो इसका विकर्ण कितना आएगा आपको पता है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका विकर्ण कितना होगा? अंडर में यस एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? विकर्ण होता है। अच्छा ये बी है तो ये भी होगी, ये एल है तो ये एल है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी दिख रही है। क्या दिख रही है? समांतर। एनीवे तो इसमें लंबाई चौड़ाई कैसी होती है? आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। डन। अच्छा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है? आंसर है आपको पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो हम क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या आपको उसकी परिमाप का फॉर्मूला पता है? परिमाप का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? देखो 2 बार लंबाई है तो 2l, 2 बार चौड़ाई है तो 2 बार चौड़ाई, तो इसको किस तरह लिखा जाता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b लिखा जाता है। ये इसकी परिमाप होती है। ये क्या होती है? परिमाप। और विकर्ण क्या होता है? ये होता है अंडर में। तो ये मैंने आपको याद भी दिला दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने घनाभ की। तो घनाभ की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सबसे पहले मैं आपके सामने आकृति बनाता हूँ, फिर ध्यान से समझना। देख हम बनाते हैं घनाभ की आकृति, यहां बना लेते हैं। ये इस तरह से और फिर यहां से ऐसे ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे। डन। अब इनको आप आपस में मिलाइए इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो ये जो आपको शेप दिख रही है ना, ये किसकी शेप है? घनाभ की शेप है। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, घनाभ किस प्रकार की आकृति होती है। तो आपने ईंट देखी होगी। क्या देखी होगी? ईंट देखी होगी। बेसिकली जो हमारे घर का कमरा होता है वो कैसा होता है? कमरा। तो हमारे घर का कमरा हो गया, ईंट हो गया, तालाब हो गया। तो ये कभी भी एग्जाम्पल आएंगे ना आपके सामने कि 4 आदमियों ने तालाब में डुबकी लगाई तो तालाब का आकृति कैसा होता है? घनाभ होता है। एक हमने ईंटें घर के अंदर लगाई तो कमरे का शेप कैसा होता है? ईंट क्या कहते हैं? घनाभ जैसा होता है। ईंट का शेप कैसा होता है? घनाभ होता है। तो इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रही है, ईंट दिख जाए, कमरा दिख जाए, तालाब दिख जाए तो आप समझ जाएंगे ये शेप कैसा है? घनाभ है। ठीक है, अब फिर से क्या ये 3D है? तो 3D की जांच कर लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसमें 3 एक्सिस हो, वो कौन सी शेप होती है? 3D। तो ये देखो इसमें कितने एक्सिस आ गए? 3। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इसमें 3 अक्ष है, यानी इसको बनाने के लिए भी हमको 3 अक्ष चाहिए, 3 डायरेक्शन चाहिए। तो ये शेप कैसी शेप कहलाएगी? 3D। अब 3D को बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? रेक्टेंगल का प्रयोग किया, यानी कि हमने क्या बोलते हैं? आयताकार शेप का प्रयोग किया। आयत का शेप किया, इसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इसका नाम क्या है? आयत। और इंग्लिश भाषा में इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। राइट, रेक्टेंगल। ओके, ये आपका क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। अब रेक्टेंगल में अब देखिए जरा ध्यान से, ये वाली जो लंबाई है इसको हम नाम देंगे एल। ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है इसको नाम देंगे बी, और ये जो उसकी ऊंचाई है इसको नाम दे देंगे एच दे देंगे। क्या दे देंगे? एच। ठीक है, अगर ये एल है यहां से यहां तक तो ये भी कितना होगा? एल होगा कि नहीं होगा? ये बी है यहां से यहां तक तो ये भी कितना होगा? बी होगा। और ये ऊंचाई है तो ये कितनी होगी? एच होगी। एनीवे कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई? ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आ जाती हैं तो ये क्या बन जाता है आपका? यस, घनाभ बन जाता है। अब यहां पर हमको क्या निकालना है? वही चीजें निकालनी जो अभी आपने निकाली थी। पहली चीज हम निकालेंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या हुआ? घनाभ का वक्र पृष्ठ तो आपको पता है कि इसका किस चीज का प्रयोग करके इसको बनाया गया? तो आंसर है इसको आयत का प्रयोग करके इसको बनाया गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो अब बात को जरा ध्यान से समझना। इसका एक तो ये वाला शेप देखिए, ये वाला इधर का। ठीक है, इधर के शेप को देखेंगे, ये वाले प्लेट को देखेंगे आप। ऐसे मैं आपको दिखाऊं, इधर की देखिए। अच्छा इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। ये वाली शेप की बात कर रहा हूं, ये वाली।
इसको देखिए आप, दिखता है आपको, दिखता है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई की जगह यहां पर क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, समझ में आया। अब इसके जस्ट सामने वाला देखिए, उसके पास भी क्या है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, सही है, ठीक है। अब तो ये कौन कौन से निपट गए आपके, ये वाला निपट गया और इसके जस्ट सामने वाला निपट गया, ठीक है। अब इधर वाला देखिए, इधर वाला, ये वाले के पास क्या है, लंबाई है और ऊंचाई है। तो आप प्लस करके लंबाई और ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालना उसका, लंबाई और ऊंचाई। अब इसके जस्ट उधर वाला देखोगे तो वो भी क्या है, लंबाई और ऊंचाई, ठीक है। तो कितने सरफेस हो गए, 1 2 3 और 4, बस। अब इन सबके क्षेत्रफल को आपने ऐड किया तो देखिए जरा, यहाँ पर 2 बार तो ये आ रहा है तो 2BH हो गया, प्लस 2 बार ये आ रहा है 2LH हो गया, कुछ कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 कॉमन निकल रहा है इसमें से और H कॉमन निकल रहा है, B + LH। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने आपको एक्चुअल में निकालना सिखा दिया, अदरवाइज आप इसको याद भी रख सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2BLH, ठीक है, मैंने आपको निकालना सिखाया। अब देखो, अब हम निकालते हैं किसका, दूसरी चीज इसमें हम निकालेंगे, यस, अब इसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो अब आप समझ गए, अब आप क्या समझ गए कि अब इसमें चारों का तो ये आया ना, आपका ये आया ना, चारों का इधर साइड का, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली, ये चारों तरफ, ये क्या आया आपका, कर्व सरफेस। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, 2BH + 2LH, समझ में आई बात। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, टोटल का मतलब पूरा 6 की 6 लेने। अब एक नीचे वाली देखिए, अब नीचे वाले के पास क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई। फिर इसके जस्ट ऊपर वाले देखो, उसके पास भी लंबाई है और चौड़ाई है, तो प्लस लंबाई चौड़ाई, तो ये भी कितने होगा, 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2LB, बस कुछ नहीं है। अब आप इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकल आएगा। अब मैं इसको सीरियल में लिख देता हूं, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, इस तरह से दिया, बात तो हुई है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया, किसका, घनाभ का। तो इस तरह से आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, किसका, घनाभ का। और इस तरह से आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, किसका, घनाभ का। समझ में आया, ठीक। अब हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन निकालने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरी चीज आती है इसमें, आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दैट आपको ये समझ में आना चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ही मिलाकर तो बनता है वॉल्यूम। तो इसमें 3 वाला है, तो क्या आ गया फॉर्मूला, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। अब अंतिम चीज आती है इसमें, विकर्ण। क्या चीज आती है, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए भी आप देखो कैसे निकाल सकते हो, तो मैं आपको आइडिया देता हूं। देखा जरा, इस कोने से इस कोने को आपको मिलाना, ये मिला दिया आपने, ठीक है। तो ये आपका विकर्ण है, इसको आप कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये लंबाई आ जाएगी, ऐसे लाइन खींचोगे और फिर इसका विकर्ण लोगे, ठीक है। थोड़ा सा सही कर देते हैं, राइट, और ये इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। अब आपको पता है ये नीचे वाला कौन है, ये नीचे वाला है भाई साहब आपका घनाभ। घनाभ का विकर्ण आपने निकाला था, कितना आया था, L² + B², और ये इसमें हाइट आ गई, क्या आ गई आपकी, हाइट। तो ये निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप इसमें। तो देखो, विकर्ण कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, तो L² + B², ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे था ना, ये अंडर रूट में था आपका, किसमें था, अंडर रूट में, L² + B² का आपने क्या किया, होल स्क्वायर। अब ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, अंडर रूट से ये कट जाता है, तो D² = H² प्लस का L² प्लस का B²। तो यहां से हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, यस, L² + B² प्लस का H²। इस तरह से आपने इसका क्या निकाल लिया, विकर्ण। तो इसके चौथा फॉर्मूला का क्या हो गया, विकर्ण। तो इसका विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में L² प्लस लंबाई को वो चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये 3-4 चीजें आपको बहुत अच्छे से इसमें आनी चाहिए, और सारी चीजें मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में आपको एक्सप्लेन करके बताई। आप चाहे तो ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं डायरेक्ट,
ठीक है, और आप चाहे तो उनको ड्राइव भी कर सकते हैं यदि आप एग्जाम में भूल जाते। समझ में आया? अब हम बढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस की तरफ। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार सा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और तुरंत ही आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला है। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक घन जिसकी भुजा की लंबाई, आपको एक घन दिया हुआ है तो तुरंत ही आप क्या बना लोगे? घन बना लोगे। क्या बना लोगे? घन। इस प्रकार का होता है घन भी, ठीक है, इस तरह से घन होता है। ओके, ये घन है आपके पास, ठीक है। प्यार से समझेंगे, आराम से समझाऊंगा तसल्ली से। पेपर में तो एग्जाम में तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ जरा एक बार। एक घन जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। घन में क्या होता है आपको पता है? तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है, यानी कि इसकी एक भुजा की लंबाई दी है हमको 25 सेंटीमीटर दी है। अब इनका ये कहना है को पिघलाकर, अब इसको हमने पिघलाया, ये जो घन है हमारा इसको हमने पिघलाया और पिघलाकर हमने क्या किया? पिघलाकर 5 सेंटीमीटर वाले, कितने सेंटीमीटर वाले? 5 सेंटीमीटर वाले ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? यानी घनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? घनों की। तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट याद रखिए, ये हमेशा ये वाला कंसेप्ट आता है तो हमेशा याद रखिए कि आपके पास क्या था? क्यूब था, उसका एक पर्टिकुलर आयतन होगा, यानी कि मान लीजिए उसका आयतन कितना है? ए क्यूब है। कितना है? ए क्यूब, यानी कि मान लो उसका आयतन 25 है, मान लीजिए कितना है? 25 है। अब आपने 25 को ही तोड़कर छोटे छोटे भागों में बना दिया, छोटे छोटे भागों बना दिया, वो जितनी भी चीजें होंगी उन सबको मिलाकर जो आयतन बनेगा वो आयतन किसके बराबर होगा? इसी 25 के बराबर तो होगा ना, क्योंकि बनाया तो इसी से है ना, इसी की क्वांटिटी से तो बनाया ना। अब देखो जैसे मैंने आपको एक सिलेंडर दिया, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये 3D शेप है, इसको मैंने पिघलाया। क्या किया? पिघलाया, और पिघलाकर मैंने क्या बनाया? स्फीयर बनाया। तो जो इसका वॉल्यूम होगा भैया सिलेंडर का, वो इसके स्फीयर के वॉल्यूम के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी इसके पास थी, जितना वॉल्यूम था, उसी को पिघलाकर ही तो स्फीयर बना दिया। तो इसका मतलब इन दोनों के वॉल्यूम कैसे होंगे? बराबर। तो जब भी पिघलाने वाली सिचुएशन आएगी तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि इसका वॉल्यूम, जो पहली आकृति थी उसका जो वॉल्यूम रहा है, वो नई वाली आकृति के वॉल्यूम की क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि आपने एक घन को पिघलाया, ठीक है, उसका कोई वॉल्यूम होगा। सपोज ये किसका वॉल्यूम है? घन का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? घन का। यहां पर लिख देता हूं मैं सी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसको पिघलाकर आपने क्या बनाए? बहुत सारे घन बनाए, ठीक है। इस वाले केस में मैंने आपको बताया एक सिलेंडर को पिघलाकर केवल मैंने एक बॉल बनाई, तो इसका वॉल्यूम बराबर बॉल का वॉल्यूम। इतनी बात समझ में? एक ही बॉल बनाई। अगर मैं इस घन को पिघलाकर केवल एक ही घन बनाता तो यहां पर केवल एक घन का आयतन आता, लेकिन यहां पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बड़ा घन नहीं बनाया। बड़ा घन तो ऑलरेडी है, मैंने उसके छोटे छोटे घन बनाए। क्या बनाए? छोटे छोटे। तो एक घन का आयतन मान लीजिए BC है, तो छोटे छोटे कितने घन बना सकता हूं मैं? n घन बनाऊंगा ना, तो n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो यानी कि इस बड़े वाले घन का जो आयतन होगा वो जितने भी छोटे वाले घन होंगे उनके आयतन का n टाइम्स होगा, क्योंकि आप कितने घन बना रहे हो? n घन बना रहे हो। तो दोनों के वॉल्यूम आपको हमेशा क्या करनी है? बराबर करनी है। अगर ऐसा वाला केस आएगा तो सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होता है अपन पढ़ेंगे आगे जाके, तो यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम रखा जाएगा और यहाँ पर बॉल का वॉल्यूम रखा जाएगा। बॉल कैसी होती है? गोला। अभी पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो दोनों के फॉर्मूले रख के आप इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी पिघलाने वाली बात होगी तो आपको क्या समझना है कि जो इसका आयतन है, पिघलने के बाद जितनी भी चीजें बनेंगी सबका आयतन इसके बराबर होगा, बस, ठीक है। अगर हम इससे एक ही चीज बनाते तो केवल उसका आयतन लिखते, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज बना रहे हैं, छोटी छोटी बना रहे हैं। कितनी चीजें बना रहे हैं? n चीजें बना रहे हैं, n घन बना रहे हैं। तो एक छोटे से घन का आयतन, या फिर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, छोटे घन का आयतन मल्टीप्लाई n। तो एक छोटे घन का आयतन होगा, उसका n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक बड़े घन के आयतन क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? AQ होता है, और यहाँ पर क्या है? n AQ जाएगा, लेकिन डिफरेंस है, इसका जो भुजा है वो A1 मान लो, इसकी क्या मान लो? A2, क्योंकि इसकी जो आपको भुजा दी है वो कितनी दी है? 25। तो यानी कि यहाँ पर किसका Q आएगा? 25 का Q आएगा। यहाँ पर किसका Q आएगा? हाँ, यहाँ पर किसका आएगा? कितने सेंटीमीटर होना है? 5। तो 5 का क्या आएगा? Q आएगा, ठीक है, बात समझना। अब 25, तो 25 गुणा 25,
यहाँ पर कितने 5 आएंगे, 5, तो उन 5 को मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है बेटा, तो 1 5 से ये गया 5 बार में, 1 5 से ये गया 5 बार में, 1 5 से ये गया 5 बार में। ठीक है, 50 25 25 पंजे 125, तो यानी कि इंप्लाई करके एन की वैल्यू कितनी आ गई, 125। क्या आ रहा है आपका आंसर, यस 125। तो यानी कि एक बड़े घन को पिघलाकर आप कितने घन बना सकते हैं, 125 घन बना सकते हैं। कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो पहला वाला जो घन है उसका जितना वॉल्यूम होगा उसी को पिघलाकर आपने अलग से बहुत सारे घन बनाए, उन सबके घन का जो भी आयतन बनेगा वो इसी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन सेम टाइप क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिफरेंट है। लोहे के 3 घन जिनकी भुजा 6, 8 और 10, लोहे के 3 घन है, एक की भुजा कितनी है 6, तो मैं ऐसे बना देता हूं, ये 6 सेंटीमीटर वाला घन है। दूसरा आपका 8 सेंटीमीटर वाला घन है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। तीसरा आपका 10 सेंटीमीटर वाला घन है, तो मैं इसको और बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इनको पिघलाया हमने, क्या किया, पिघलाया। ओके, पिघलाया और पिघलाकर हमने एक बड़ा घन बनाया। क्या बनाया, बड़ा घन बनाया। तो इसकी हमको क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। ये जो बड़ा घन बन रहा है ना, इसकी भुजा निकालनी है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको कंसेप्ट सिखाया मैंने कि जो भी चीज है इधर की तरफ जितने भी घन है आप उन्हें उनका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, टोटल आयतन बनेगा। उसी टोटल आयतन को तो कन्वर्ट किया है ना आपने इस घन बनाने को, तो ये आयतन बराबर ये आयतन, बस इतना काम करना है। अब इसका आयतन क्या होगा, 6 का क्यूब, इसका आयतन क्या होगा, 8 का क्यूब, इसका आयतन क्या होगा, 10 का क्यूब, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। डन। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 512 और इसका क्या होता है, 1000 होता है। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब। इनको आपस में ऐड करिए, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और ये वाला 1 बराबर क्या आ गया, ए क्यूब। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। तो 17 28 का क्यूब कितना होता है, आंसर है 12 होता है। तो 12 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। समझ आई बात? तो सेम क्वेश्चन था, आपको पता है यहाँ पर 3 घन दिए गए थे, तीनों घनों का हमने आयतन निकाला, उनको ऐड किया, एक पर्टिकुलर आयतन बना, पर्टिकुलर आयतन बना। उसी आयतन के क्यूब को पिघलाकर हमने एक बड़ा क्यूब बना दिया। तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन, हमको भुजा निकालनी थी, सॉल्व कर लिया, आगे भुजा समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 मीटर चौड़ी, यानी कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ये क्वेश्चन तो 3D का है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई सभी भिन्न है। तो ये एक कमरा ही होगा, कमरे को बना रहे हैं, तो कमरे का आकृति कैसी होती है, घनाभ होती है। तो ये आपका घनाभ होगा, क्या है, घनाभ, इस तरह से ये आपका क्या है, घनाभ। ओके, चलिए ये घनाभ बना दिया हमने। अब इस घनाभ की आपको क्या दिया है, तो आपको इस घनाभ का इन्होंने लंबाई दी है। कितना लंबाई, 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर ऊंचा है और चौड़ा कितना है, 22.5 मीटर चौड़ा है। अब इसमें आपको क्या करनी है, ईंटें लगानी है। अब आप एक बात सोचिए जरा यहाँ पर ध्यान से, हमको एक कमरे में ईंटें लगानी है। क्या लगानी है, ईंटें। इधर भी ईंटें आएंगी, इधर भी आएंगी, इस साइड में भी आएंगी, चारों तरफ आएंगी। तो जितनी ईंटें आएंगी वो किसके बराबर आएंगी, यस ठीक समझो, इसके आयतन के बराबर आएंगी। किसके बराबर आएंगी, आयतन के बराबर आएंगे। तो यहाँ पर ईंटें लगेंगी इस तरह से, यहाँ पर ईंटें लगेंगी इस तरह से, यहाँ पर ईंटें लगेंगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ईंटें लगेंगी और इधर ईंटें लगेंगी, उधर ईंटें लगेंगी। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि इस कमरे का जो आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, वो किसके आयतन के बराबर होगा, आंसर है ईंटों के आयतन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ईंटों के आयतन। तो एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, और ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी, एन ईंटें लगेंगी। कितनी ईंटें लगेंगी, एन। तो हमको क्या निकालनी है, कितनी ईंटें लगेंगी वही हमको निकालना है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया कि जाने की इसका आयतन बराबर ईंट का आयतन। तो अब वैल्यू रखने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो देखो ये जो मकान कमरा है अपना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या में दी है, आपको मीटर में दी है।
और जो ईट है वो क्या में दी है, सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, तो या तो सेंटीमीटर को मीटर बनाओ या मीटर को सेंटीमीटर। तो हमारा कन्वेंट क्या है, इसको हम सेंटीमीटर बना लेते हैं। देखो इसकी लंबाई कितनी है 8, तो मैं इसको लिख देता हूँ 800। क्या लिख देता हूँ 800। चौड़ाई कितनी दी है 6, यानी इसको लिख देता हूँ 600। यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आपको पता ही होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 100 का गुणा कर दिया। और ऊंचाई कितनी है आपके पास, यस 22, 25 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2250। और इधर क्या है, एन बराबर है ईट का आयतन। आयतन आपको पता ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 11.25 और ऊंचाई कितनी है 6। अब बस एन का मान निकाल दीजिए, यहाँ पर एन का मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 800 गुणा 600 गुणा 2250 डिवाइडेड बाय 25 गुणा 11.25 गुणा 6। अब ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 6 से ये कट जाएगा 100 बार में, 25 चौके 100। ठीक है, और ये हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 64, यानी कि एन बराबर 64, 1 2 6400, यानी कितनी ईंटें लगेंगी 6400 ईंटें लगेंगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि इसमें हमको ईंटें लगानी है, तो जितना उसका आयतन होगा उतनी ईंटें तो आप फिट करोगे। तो यहाँ पर कमरे का आयतन बराबर 1 ईंट का आयतन, क्योंकि आप इसमें अकेली 1 ईंट लगाकर पूरी दीवार नहीं बना रहे हो, बहुत सारी ईंट लगा रहे हो, तो इसका मतलब 1 ईंट का आयतन मल्टीप्लाई एन, और बस एन का मान निकालना, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी कर ली। ठीक है, समझ में आया। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट समझाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल पर आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान रखिएगा और मस्ती से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक। जय हिंद, जय भारत।